वाइस मास्टर इफ्तिखार गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने सुना फवाद चौधरी साहब ने किए, आप ज़रूर उनका आंसर करें। एंड देन आई हैव सम मोर क्वेश्चंस अगर आप जवाब देना चाहें। उन्होंने पूछा है कि किस तरीके से उनको टारगेट किया गया है राफेल्स को। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल फवाद साहब, पहले सवाल ये है कि PL-15 जो ये एक इसको हम कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसल। इसकी 200 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज है, और जो इंडिया के पास हैं उनके पास भी ये हैं, लेकिन उनकी 150 किलोमीटर्स तक है। और जो आपने सवाल कहा कि वो आयरन डोम और दूसरी चीज़ें, उसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स तो पाकिस्तान एयरफोर्स नेचुरली अपनी वो उनकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होंगी, लेकिन आप ये समझ लें कि इन्होंने प्लान किया और उसकी प्लानिंग हमें पहले पता लग गई। इन्होंने अभी टेक ऑफ नहीं किया था कि हमें इंफॉर्मेशन आ गई। और हमारे जो अब एयरफोर्स पे 3 एलिमेंट होते हैं, एक है आपका पायलट जो नेचुरली फ्रंट लाइन पे है, फिर आपके इंजीनियर्स हैं और आपके एयर डिफेंस हैं। एयर डिफेंस सेंसर जो होते हैं वो नज़र रखते हैं। हमारी जो बॉर्डर है इंडिया के साथ तकरीबन 3000 किलोमीटर्स है। अब उसको पूरा सील करना तकरीबन नामुमकिनात में से है, लेकिन उस पर नज़र रखी जा सकती है और वो नज़र रखी जा रही है। और फिर आ जाता है हमारी इंजीनियरिंग की जो है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म हैं, हमारे पास J-10C ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और राफेल भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और उसमें जो उसकी जो टेक्निकल रिलायबिलिटी है और उसकी जो वेपनरी है और एवियोनिक्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। और आजकल ज़माना भी टेक्नोलॉजी का है, और दूसरी साइड इंडिया के पास भी वही है। लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसमें वो गड़बड़ कर गए। उन्होंने वहाँ से टारगेट तो कर लिया, लेकिन उनको फिर जाने का मौका न मिला, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसमें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। अगर वो चाहते तो इनके 10 या 12 जहाज़, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे DGI ने कहा, वो ज़्यादा जहाज़ भी गिरा सकते थे। लेकिन उन्होंने वैसे ये मुझे समझ नहीं आई कि हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा क्यों किया। जी नहीं, मैं ये तो नेचुरली कमांड जो लोग करते हैं उनको उनकी अपनी डायनामिक्स होती हैं। आम आदमी जैसे मेरी तरह और आपकी तरह जो होगा, हम तो कहेंगे कि जाके ईंट का जवाब पत्थर से दे। और मेरा ख्याल है वो वक्त आ रहा है कि इंडिया जो रेस्ट्रेंट की ज़बान और जो शराफत की ज़बान वो नहीं समझता। उसकी जो असूल हैं वो हिंदुत्व के चक्कर में वो पागल हुए हैं, और उनको ये समझाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि जो कमांड एंड कंट्रोल है, उन्हें इंटरनेशनल नॉर्म्स और उसका ख्याल रखना होता है। और एक्चुअली पाकिस्तान इज़ नॉट अ वॉर मॉन्गर। हम लोग जंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम लोग पीसफुल लोग हैं। लेकिन हम अगर वो हमला करेंगे तो उसका जवाब बिफिटिंग जवाब दिया जाएगा। ठीक है बिगिनी साहब, आप पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? हमें आपने कहा कि पाकिस्तान ज़रूर रिटेलिएट करेगा, लेकिन क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? किस तरीके से ये रिटेलिएशन हो सकती है, कंसिडरिंग कि अभी कहा AVM साहब ने कि जो नॉर्म्स हैं, जो डेकोरम है, जो इंडिया ने फॉलो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान उनको एडेयर करता है। देखिए, पाकिस्तान डेकोरम जो है वो फॉलो इसलिए कर रहे हैं, हम सिविलियन टारगेट्स पे नहीं जा रहे हैं, हम मिलिट्री टारगेट्स पे जा रहे हैं। और जिस दफ़ा मैंने कहा कि लाइकली चांसेस है जहाँ से टेररिज्म है, देखें जब आप बिजी थे ईस्ट में तो उन्होंने 71 बंदे वहाँ से वेस्ट फैसिलिटेट करवाए ना, पेनिट्रेशन जो तश्कील एक पूरी आई थी, तो 2 दिन में वी किल्ड 71। तो इसी तरीके से प्रेजेंस है, और हमें पता है कि उनके कैंप्स अफगानिस्तान में भी है, राजस्थान इंडिया में भी है, फैसिलिटेटर्स का भी हमें पता है, हैंडलर्स का भी पता है, उनके लोकेशंस का भी पता है। सो देयरफॉर देयर इज लाइकली चांसेस है कि उन टारगेट्स पर भी स्ट्राइक्स होंगे। और बाकी मैंने आपको ये बताया है कि जो डैम वाला जो नीलम जलम वाला है वो एक सीरियस फैक्टर है, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड। इट शुड बी कंसिडर्ड। फवाद चौधरी साहब, आपका लॉ का बैकग्राउंड है, आप बताइए कि कौन कौन सी वायलेशंस की हैं इंडिया ने, और पाकिस्तान किस तरीके से उनको चैलेंज कर सकता है? ये देखो ना, सबसे पहले तो इंटरनेशनल लॉ की यही वॉल्यूशन होगी ना कि आपने सिविलियंस जो हैं वहाँ उनके ऊपर अटैक कर दिया है, जो छोटा बच्चा शहीद हो गया है, जो
वहाँ पे खातून जो है वो शहीद हो गई हैं, और जो सारी कैजुअलिटीज हैं वो तो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं। और आपने फिर पानी के ऊपर आपने जो हमारा एग्रीमेंट है वो वायलेट किया, आपने वॉर क्राइम्स कमिट किया है, वॉर क्राइम कमिट किया है बाय टारगेटिंग चिल्ड्रन एंड वुमेन सिविलियंस को। और उसके बाद बुनियादी तौर के ऊपर तो देखो ना, ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो ये इन्होंने मस्जिदों को टारगेट किया है, ये क्यों किया है? मस्जिद को टारगेट किया है क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है वो अपनी जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, जो कि बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी सीपी में उनको वोट दिलवाती है, वो वहां उन लोगों को बताना चाहता है कि देखो मैंने पाकिस्तान के अंदर भी मस्जिद को टारगेट किया है और हमने मुसलमानों को जो है इसका जो इसका जेनेसिस है ना, जो इस लड़ाई का, वो एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं है, वो बुनियादी तौर के ऊपर एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट है। जो इस वक्त इंडिया का मुसलमान है जो जिस इस फेज से गुजर रहा है, और आपने देखा ही है कि किस तरह लिंचिंग हो रही है, बीफ लिंचिंग हो रही है, उनको किया जा रहा है, जिस तरह से हेट के ऊपर डिविजिव पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी ने और हिंदू महासभा ने जो है वो चलाई है। अब उसका शाखसाना है कि वो इसको अब देखे ना, कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर जो दो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं पाकिस्तान की, वहां तो जंग की करेंसी ही नहीं है। वहां तो लोग, आपने देखा होगा अर्नाब गोस्वामी ने जब वो लेके अपने कैमरामैन भेजे कश्मीर में और पंजाब में कि वो पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे रिकॉर्ड करे वीडियो, उनको बंदे ही नहीं मिल रहे थे कि वहां पे वो कुछ जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकें। वो तारीफें करना शुरू हो गए पाकिस्तान एयरफोर्स की। और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है जो पंजाब का, उसने तो कह ही दिया कि ये सारा फ्रॉड कर रहा है। फिर उस बेचारे पे सारे चढ़ गए, उसको वापस लेनी पड़ी स्टेटमेंट। लेकिन जो पंजाब में और जो इस वक्त कश्मीर में, साउथ इंडिया में ये करेंसी वॉर तो बिक ही नहीं रही है। सो ये 5-6 स्टेट जो जिनको काओ बेल्ट कहा जाता है या हिंदी बेल्ट कहा जाता है, वहां पे ये करेंसी बेच रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जो है वो चूंकि चाहता यही है कि अमित शाह को बचाया जाए इस सारे ड्रामे से, क्योंकि फेलियर तो यूनियन गवर्नमेंट का है ना। 4 लोग जाते हैं 200 LOC से 200 किलोमीटर अंदर जाके, उन्होंने जनाब 26 बंदे आपके मार दिए, और वो यूनियन मिनिस्टर को कोई पूछ ही नहीं रहा। वो भी बच्चे और खवातीन और सिविलियंस। आई डोंट अंडरस्टैंड कि भारत को क्या ये इस बात पे वो कन्विंस कर लेंगे कि हमने सिविलियंस को मार लिया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन। वाइस मार्शल साहब, एक और सवाल भी ये है कि अब अगर पाकिस्तान जवाब देता है, ऑब्वियसली उसमें एयरफोर्स इन्वॉल्व होगी, आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, किस तरह का अटैक हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से अगर हम जवाब देते हैं? फरीहा, हमारी रेड लाइन जो है वो है आबी दहशतगर्दी। इन्होंने जो थ्रेट दिया है हमारी पानी रोकने का, दैट इज़ अ रेड लाइन। उसके बाद आई थिंक रिस्ट्रेन तो छोड़ें, फिर विल बी ऑल आउट। देखिए, वो हमारी सर्वाइवल का है और हमारे पास फिर सब ऑप्शन है कि फिर उसकी कोई जिसमें कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने हमारी सर्वाइवल को चैलेंज कर दिया तो फिर तो नेचुरली इट इज़, वो कहते हैं ना, नो डेड सोल्जर हैज़ एवर वन अ वॉर। तो फिर हम लोग वो रेड लाइन क्रॉस करेंगे और उनको सबक सिखाना पड़ेगा। और इस वक्त आम आदमी जो स्ट्रीट्स में है वो यही कह रहे हैं कि अच्छा, नरेंद्र मोदी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। इस वक्त उसने पाकिस्तान को एक यूनाइटेड नेशन बना दिया है, एक मुल्क की तरह। सब, चाहे वो पठान हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, वो सब एक उस पे फ्रीक्वेंसी पे आ गए हैं कि इंडिया को सबक सिखाना चाहिए। तो उसने हमारे लिए एक बड़ी सर्विस कर दी है, अननोइंगली और नोइंगली। दूसरा, इसने अपनी आर्म फोर्सेस को भी खराब कर दिया है, क्योंकि इसने एयरफोर्स को इतना एम्बेरस कर दिया है। देखिए, ये ज़माना एयरफोर्स को इस तरह यूज़ करने का नहीं है कि आप स्टैंड ऑफ वेपन्स जाके एक मस्जिद को गिरा दें। इस वक्त ये एयर सुपरियॉरिटी का ज़माना है। एयरफोर्स पहले जाके एयर सुपरियॉरिटी एस्टेब्लिश करती है और फिर आर्मी आगे मूव करती है। ये टाइम्स चेंज हो गए। इसने एयरफोर्स को मोराल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया अपनी एयरफोर्स का, क्योंकि अब बिस्मिल्लाह करते ही उनके, आप सोचें, 5 जहाज़ और उसमें जो 4.5 जनरेशन का ट्राइड आउट राफेल, यानी कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा जहाज़ नहीं है, मैं कहूँगा नहीं, वो प्रूवन एयरक्राफ्ट है हर लिहाज से। लेकिन नेचुरली उसके लिए आपको उस तरह ही पायलट चाहिए कि वो कर्जियस और अगर आप ये सवाल पूछें कि पाकिस्तान एयरफोर्स का मोराल कितना हाई कर दिया है नरेंद्र मोदी ने,
आई एम श्योर यू हैव एन आइडिया। मेरा ख्याल है स्काई इज द लिमिट। मैं तो अपने यंग ऑफिसर से जब मिलता हूं और जब अपनी एयरफोर्स के इस वक्त कमांड देखता हूं तो मुझे तो मेरा तो जैसे कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि ये क्या इन्होंने कर दिया है हमारे लोगों का। अब तो उनको रोकना मुश्किल हो रहा है और वो तो अब स्प्रिंग लोडेड हैं कि ये मौका दें और इनको ऐसा सबक सिखाएं कि वंस फॉर ऑल ये इनकी जो है ना ये अपनी ख्वाहिश के वो इस इलाके के बदमाश हैं, उनको एक दफ़ा सबक सिखा दिया जाए कि ये पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो आपके आसपास है जिनको आप यानी थ्रेटन कर सकते हैं। वी कैन डिफेंड आवर सेल्व्स एंड नॉट ओनली डिफेंड्स, वी कैन टीच यू अ लेसन फॉर योर लाइफ।